तो दोस्तों, चाहे आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, हमारे लिए एक कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में जो टिप्पणियाँ होती है वो भी पूछ ली जाती है। ठीक है, उसमें भी आप लोगों के 5 मार्क्स होते हैं। एक टिप्पणी का 2 टिप्पणी लिखने होते हैं। तो पिछले कई ईयर्स के जब कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, आज जो मैं टिप्पणी लेकर आया हूँ वो है बिहारी की श्रृंगारिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लग भी रहा है। ठीक है, तो पहले की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। अगर आप लोग इस टिप्पणी को किसी और तरीके से समझने के बाद, ठीक है, समझने के बाद किसी और तरीके से लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। मैं समझा देता हूँ कि श्रृंगारिकता बिहारी की जो है उसमें क्या लिख सकते हैं। तो भूमिका में लिखेंगे कि बिहारी लाल हिंदी रीति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनको पता है वो आराम से जो भूमिका है उसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि रीति काव्य परंपरा के या फिर रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी लाल। उनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 700 दोहे हैं। आप सभी को ये सारी बातें पता हैं, जिनमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। मतलब जो ये बिहारी सतसई लिखे हैं उनमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। और रीति काव्य परंपरा के या फिर रीति काल के, हमारे हिंदी साहित्य में जो काल हुए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, उसमें रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी लाल जी। बिहारी ने संक्षिप्त, गहन और कलात्मक शैली में श्रृंगार के विभिन्न पक्षों जैसे नायक नायिका भेद जो है, विरह है, मिलन है, संकोच है, चपलता है, हास्य, मान, रति, कुचाल, चेष्टाएं, हाव भाव आदि का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। उनकी जो श्रृंगारिकता है केवल कामुकता नहीं है। मतलब यहाँ पे श्रृंगारिकता का अगर मैं आप लोगों को सीधे भाषा में समझाने चलूँ तो श्रृंगार का मतलब ही है नायक नायिका की सौंदर्यता का वर्णन करना। ठीक है, जो एक नायक नायिका के जो कवियों की फीलिंग्स रही थी उसी का कवियों ने वर्णन किया था, और ज़्यादातर उनकी सौंदर्य को लेकर ही लिखा गया है। तो यहाँ पे सौंदर्य के साथ यहाँ पे कामुक जो भावना थी, यहाँ पे उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, काम भावना आप लोगों को पता ही है, अब इतना सब कुछ क्लियर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो बिहारी लाल थे, उनकी काव्य में या फिर उनकी रचनाओं में जो चीज़ें देखने को मिली है, उन्होंने विभिन्न पक्षों की बात की है। ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे पक्ष हैं। मिलन है, विरह है, संकोच है, चपलता है, हंसी है, ठीक है, चेष्टाएं भी है, हाव भाव हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती है बहुत ही सुंदर ढंग से। तो ये जो बिहारी लाल की जो श्रृंगारिकता है वो केवल कामुकता नहीं है, बल्कि उसमें रस है। रस मतलब आनंद होता है, रस है, भावना है, बिंब है, लक्षणा व्यंजना है, और अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य का कलात्मक अनुभव कराया गया है। ठीक है, तो पहले बिंदु में हम लोग लिखेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता। बिल्कुल एकदम सीधी सपाट बातें हैं कि रीतिकाल के कवि हैं तो श्रृंगार रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता जरूर रही होगी इनकी कविताओं में। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप लोग थोड़े लॉजिक भी लगाते हैं तो सारी पॉइंट भी आप लोगों को याद रहती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पढ़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद ही कुछ नहीं रहता। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो जरूर एक टिप्स वाली वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को चाहिए कि नहीं। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता जो है, पहला बिंदु है श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें क्या लिख सकते हैं कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, यद्यपि उन्होंने नीति, भक्ति और नायिका वर्णन भी किया है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी उन्होंने क्या किया, नीति की बात की, भक्ति की बात की, और नायिका वर्णन तो इन्होंने किया ही है। फिर भी संयोग, विरह, रूप वर्णन, मिलन, मान और नक्सिक वर्णन में उन्होंने श्रृंगार के रस को ही प्रमुख स्थान दिया है। उनके काव्य में श्रृंगार रस का माधुर्य, कोमलता और लालित्य सर्वत्र बिखरा हुआ है। ठीक है, इतना लिखने से ही एक पॉइंट हो जाता है। ये काफ़ी बहुत बड़े हैं। अब जब आप पेन पेपर में लिखने जाएंगे, पेपर में पेन से, तो देखने को लगेगा कि नहीं कुछ बड़ा आंसर हो रहा है। ठीक है, आगे है संयोग और वियोग दोनों का चित्रण। तो देखिए, बिहारी के श्रृंगारिकता में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सजीव और भावपूर्ण चित्रण है। कभी राधा कृष्ण के मिलन की चपलता दिखती है तो कभी राधा के विरह में संतप्त हृदय का कोमल आर्तनाद। मतलब
कभी ऐसा होता है कि विरह भी दिखाते हैं अपनी रचनाओं में, और कभी ऐसा होता है कि संयोग भी दिखाते हैं। तो संयोग का मतलब हो गया मिलन भी दिखाते हैं, ठीक है। और कभी राधा कृष्ण का मिलन दिखा देते हैं अपनी रचनाओं में, कभी कभी उनके बिछड़ने का भी वर्णन करते हैं बिहारी लाल जी। तो एक उदाहरण दिया गया है कि निसी जागे हम, बासर जागे तू सुत ऐसी निदानी, जैसी ना ही जगाइयो कोई, तैसी ही हम हारी। ठीक है। अगर आप लोग अपनी आंसर राइटिंग में बीच बीच में अगर ऐसे पंक्तियां अगर आप लोग ऐड करते हैं, तो आंसर और भी मतलब आंसर का जो स्टैंडर्डिटी होता है वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखने में बिल्कुल अच्छा लगेगा और अच्छे मार्क्स कैरी किए जाएंगे। संक्षिप्तता में व्यापकता, देखिए बिहारी के दोहे ने गागर में सागर भरने का काम किया है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सारे के सारे शब्द एक साथ हो गए हैं, यहाँ पे अलग नहीं हुआ है। मैं इसको फिर से आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, बिहारी के दोहे ने गागर में सागर भरने का काम किया है, ये वाला लाइन है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं दिया गया, जल्दबाजी में छूट गया है। ठीक है। वे छोटे होते हुए भी भाव, चित्र और रस की दृष्टि से अत्यंत गहरे होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहारी की जो रचनाएं हैं वे देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बिहारी के लिए ये लाइन कही गई है। तो इनकी जो रचनाएं हैं या फिर जो दोहे हैं वे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, उनकी जो मीनिंग होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन्होंने सीमित शब्दों में श्रृंगार की जटिल और सूक्ष्म अनुभूतियों को इतनी कलात्मकता से पिरोया है कि दोहा अपने आप में एक सजीव चित्र बन जाता है। मतलब बहुत ही कठिन बात को, बहुत ही मतलब जटिल बातों को इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसा उन्होंने उसको बनाया है कि जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई चित्र आप देख रहे हो। अगला बिंदु है 4 नंबर, राधा कृष्ण के प्रेम की चित्रात्मक प्रस्तुति। मतलब देखिए वही बात है, सामने जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चित्र प्रस्तुत की गई हो। तो बिहारी की श्रृंगारिकता जो है विशेषतः राधा कृष्ण के मधुर और चंचल प्रेम के चित्रों में प्रकट होती है। मतलब बिहारी की जो रचनाएं हैं वो राधा कृष्ण के बारे में ही होती हैं। ठीक है। उनमें कभी चंचल देखने को मिलता है, चंचलता देखने को मिलती है, कभी प्रेम देखने को मिलता है, कभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कभी मिलन की भावना दिखाई देती है। वे इन दोनों के रूप, स्वभाव, चेष्टाएं, हाव भाव, मान और संवादों को इतना जीवंत बना देते हैं कि पाठक को प्रतीत होता है मानो वो स्वयं उस दृश्य को देख रहा हो। मतलब बिहारी लाल जी अपने शब्दों के मतलब ऐसे ऐसे शब्द वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे जब आप पढ़ रहे हो उनके दोहे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सामने अ, उनका दृश्य, मतलब उस दोहे का दृश्य आपके सामने ऐसा लगता है जैसे आपके सामने आ गया हो। ठीक है, कहने का मतलब वही है। 5वां नंबर बिंदु है नायिका भेद की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। देखिए बिहारी ने श्रृंगारिकता को नायिकाओं के विभिन्न भेदों का माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसे स्वाधीन, भत्रिका, खंडिता, कलहांता, प्रोषित भत्रिका आदि। ठीक है। हर नायिका के मनोभाव, चेष्टाएं और प्रतिक्रियाएं अलग हैं और बिहारी ने उन्हें बड़ी सूक्ष्मता से उकेरा है। मतलब जितनी भी बिहारी के रचनाओं में नायिकाएं आई हैं, ठीक है, चाहे राधिका हो या फिर कोई और हो, सबका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके मन के भावों को अच्छी तरीके से इन्होंने उनके उनके मन के भीतर चल रहे द्वंद्व को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है, और इतने अच्छे ढंग से किया है कि मतलब पढ़ने वाले को बिल्कुल साफ और सपाट तरीके से समझ में आ जाता है। 6ठा नंबर बिंदु है रूप और प्रकृति के प्रतीकों का प्रयोग। देखिए प्रतीक का मतलब ही है जो चीज़ें ओरिजिनली हमारे सामने मौजूद नहीं है उसके उदाहरण स्वरूप या फिर उसके जैसा कोई चीज़ को सामने रखकर उसे मान लेना कि ये वही है। तो बिहारी ने श्रृंगार में रूप वर्णन करते हुए प्रकृति के प्रतीकों का बहुत सुंदर उपयोग किया है। बिहारी ने क्या किया है, महादेवी वर्मा जैसे प्रतीक मतलब कहाँ से लिए हैं, प्रकृति से प्रतीकों को बिंब के रूप में उन्होंने लिया है। जैसे कमल, चंद्र, जो कमल है प्रकृति का कमल का फूल होता है, चंद्र है, सरसों है, कोयल है, भ्रमर है, कुंतल है, मेघ है आदि, ये सारे के सारे प्रतीक के रूप में आ जाते हैं दोहों में। इन प्रतीकों से उनका श्रृंगारिक चित्रण और अधिक कोमल और मोहक बन जाता है। 7वां नंबर एक और बिंदु है जिसमें चेष्टा, संकेत और हाव भाव का चित्रण देखने को मिलता है। तो देखिए बिहारी के श्रृंगारिक दोहों में संकेतों और हाव भावों की बड़ी सूक्ष्म और चुटीली अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है। वे राधा कृष्ण की आंखों की भाषा, मुख संकेतों, अर्धवाक्यों, संकेतों और दृष्टियों के माध्यम से प्रेम की गहराई और चंचलता दोनों को व्यक्त करते हैं। मतलब बिहारी लाल ने राधा और कृष्ण के जो संकेतों में बातें होती थी, ठीक है, उनकी आंखों की जो भाषा थी उसको भी अपने दोहों में इतने सूक्ष्म तरीके से
प्रकट किए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चेष्टा, संकेत और हाव भाव का चित्रण यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि राधा और कृष्ण जो संकेतों में बात करते थे उसको भी उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है अपनी दोहों में। 8वां नंबर है श्रृंगारिकता में हास्य और चातुर्य का समावेश। देखिए, बिहारी के कई दोहों में श्रृंगारिक प्रेम के साथ साथ चुटीली बातों और हास्य की झलक भी मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल संयोग और वियोग की ही बातें करते हैं, कभी कभी ऐसी मतलब दोहों की रचना की है इन्होंने, जैसे उसमें क्या देखने को मिलता है, हंसी देखने को मिलती है, हास्य, व्यंग, मतलब तीखी बातें देखने को भी मिलती है, व्यंग की बातें भी देखने को मिलती है। तो यह उनकी श्रृंगारिकता को केवल भावुक नहीं बल्कि चतुर और रसपूर्ण भी बनाता है। 9 नंबर का एक हमारा और बिंदु है जिसमें श्रृंगार और अलंकार का सामंजस्य देखने को भी मिला है। ये देखिए, बिहारी के श्रृंगारिकता केवल भाव नहीं है, मतलब भाव की नहीं, वह शुद्ध काव्य कला भी है। उन्होंने रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विरोधाभास, मैं ये सभी जितना भी पढ़ रहा हूँ, जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विरोधाभास, ये सभी के सभी अलंकारों के नाम हैं। ठीक है, तो ये सभी अलंकार भी बिहारी की रचनाओं में, दोहों में देखने को मिलते हैं। तो आदि अलंकारों का श्रृंगारिक चित्रों में अत्यंत सटीक प्रयोग किया है, जिससे कविता में कलात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है। मतलब अलंकारों का, अनुप्रास अलंकार हो या फिर रूपक अलंकार हो, चाहे मतलब जितने भी अलंकार हैं, सभी अलंकारों का इन्होंने अपने रचनाओं में बहुत ही सटीक तरीके से प्रयोग किया है, जिससे जब पढ़ने वाला पढ़ता है, जब भी कोई पाठक पढ़ता है दोहे को, तो बहुत ही सुंदर और अच्छा महसूस होता है उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें एक लय होता है, एक ताल होता है, एक सुर होता है। 10 नंबर का बिंदु है श्रृंगार को सौंदर्य बोध से जोड़ा। देखिए, बिहारी की श्रृंगारिकता में केवल भोग या लालसा नहीं है, बिहारी की जो श्रृंगारिकता है उसमें केवल भोग या लालसा नहीं, जो मैंने पहले ही बोला है, बल्कि क्या है, उसमें सौंदर्य बोध और भाव कल्याण की प्रवृत्ति है। उनका प्रेम कृष्ण के माध्यम से दिव्य और आत्मीय रूप ले लेता है। मतलब जो यहाँ पे प्रेम की बातें की गई है, तो कृष्ण के होने के कारण उनका प्रेम जो है दिव्य और आत्मीय रूप ले लेता है। अतः यह श्रृंगार रस की पराकाष्ठा होते हुए भी परिमार्जित, शालीन और काव्यात्मिक है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लिखा गया है कि बिहारी की जो श्रृंगारिकता है या फिर श्रृंगारिकता का जो भाव है, बिंब, भाषा या कला का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिला है। उन्होंने श्रृंगार को केवल प्रेम की चेष्टाओं तक सीमित न रखकर उसे रस, संकेत, सौंदर्य, सूक्ष्म भावबोध से युक्त कर दिया है। उनकी यह श्रृंगारिकता ही उन्हें रीतिकाव्य का शिखर कवि बनाती है और उनके दोहों को कालजयी भी बना देती है। मतलब जितने समय बीतेंगे उनकी रचनाएं और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जाती रहेगी। तो बिहारी की श्रृंगारिकता वास्तव में सौंदर्य की सारगर्भित, संक्षिप्त और रसपूर्ण व्यंजना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर एक लाइक जरूर करिए, और हाँ, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए। ठीक है, और अगर आपके पास हाइप करने का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन में, तो आप हाइप भी जरूर दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा आपका हेल्प, या फिर आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो और बनाऊं। तो मिलेंगे हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।